अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। तो उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज की जो मैं वीडियो बनानी है इसका मकसद ये है कि आपको मैं बता सकूं कि वीज़ा जो है ना इसके अंदर जब आप फाइल करते हैं समटाइम NSF मेल आ जाती है, ठीक है ना। NSF मेल क्या है, इसे आपने टैकल कैसे करना है और किस तरह आप अपने वीज़ा प्रोसेस को स्पीडी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आपको NSF मेल का पता होना चाहिए ये आती क्यों है। मेजॉरिटी ऑफ द रीज़न ये आपकी कोई नेग्लिजेंस होती है, आपके कोई स्टडी गैप ज़्यादा होता है, या आपने कोई लैंग्वेज टेस्ट ऐसा लगाया होता है जो उनको ज़्यादा प्रेफर नहीं करते वो, ठीक है। तो इन वजूहात की वजह से NSF मेल आ जाती है। आपने बैंक को थोड़ा सा इशू करा तो आपको NSF मेल आ सकती है। ये मेजर रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से NSF मेल आती है। अब सवाल उठता है यह है कि NSF मेल क्या है। इसे बोलते हैं नोट स्ट्रेट फॉरवर्ड मेल, ठीक है। कि वो आपको मेल करते हैं कि अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से आपका केस हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं लगता। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब कि जो स्मूथली कैरी आउट किया जा सके, तो हमने इसको जो हमारा एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम है उससे बाहर निकल के आप देखेंगे, ठीक है ना। अब हम आपको उस टाइम फ्रेम में इसका रिज़ल्ट देने के पाबंद नहीं है। ये नॉर्मली ये आपको जब आप वीज़ा फाइल करते हैं तो उसके 1 से 2 दिन में आ जाती है, ठीक है। लेट्स सपोज इसका मकसद क्या है, ये कहना क्या चाह रहे हैं इसमें, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर लेट्स सपोज आपने प्रायोरिटी वीज़ा फाइल किया है जिसका 7 डेज़ वर्किंग टाइम है कि 7 डेज़ में उन्होंने आपको डिसीजन देना है, तो वो आपको बेहतर है कि वो आपको 7 डेज़ से ज़्यादा उसमें ले जाएंगे, वो आपको 7 डेज़ में डिसीजन नहीं देंगे। लेट्स सपोज आपने कोई ऐसा स्टैंडर्ड किया तो उसको 15 डेज़ है, तो वो 15 डेज़ से आपको अबव ले जाएंगे, ये चीज़ है। अब इसके अंदर आता है कि आप इसको टैकल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो ये है कि आपने जब भी अपना वीज़ा फाइल करना है तो आपने कोशिश करनी है कि आप कोई भी उसमें ड्रॉबैक या कोई भी कमी पेशी ना छोड़े, ठीक है। आपके पास स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का जो सबसे मेजर इशू आता है ना कि लोग उसके अंदर अपनी स्टेटमेंट में बड़ी ट्रांजैक्शन शो कर देते हैं। आपने किसी भी सूरत में कोई भी बड़ी ट्रांजैक्शन अपनी बैंक स्टेटमेंट के अंदर आपने शो नहीं करवानी है। आपने लेट्स सपोज अगर आपने 1 तारीख को पैसे रखवाए हैं उसके अंदर 25 लाख 30 लाख, तो आपने 2 तारीख से स्टेटमेंट निकलवानी है ताकि उसमें बड़ी ट्रांजैक्शन ना आए। क्योंकि जब भी बड़ी ट्रांजैक्शन आ जाएगी वो आपसे इसका प्रूफ मांगेंगे कि आपने ये क्या किया है, क्यों आपको इसकी ज़रूरत है। अगर लेट्स सपोज ऐसा हो जाता है कि आपने स्टेटमेंट बनाई थी 60 लाख की, क्योंकि हम तो पाकिस्तानी रुपये रखते हैं, उनको चाहिए पाउंड, ठीक है। हमने 60 लाख की स्टेटमेंट बनाई है, करेंसी अचानक कुछ ऐसी फ्लक्चुएशन आई है करेंसी में कि आपकी वो स्टेटमेंट डाउन होने लगी है, तो बेहतर यह है कि आप दोबारा से स्टेटमेंट को शुरू करें या उसमें पैसे रखवा दें। उससे बेहतर यह है कि आप चुप करके यूनिवर्सिटी को थोड़ी सी फ़ीस ही ज़्यादा पे कर दें, ठीक है। यूनिवर्सिटी को आप थोड़ी सी फ़ीस ज़्यादा पे कर दें, उससे आपका जो केस है वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है वो ये है कि आपने अब नो स्ट्रेट फॉरवर्ड मेल आ गई, अब क्या करें। अच्छा, नो स्ट्रेट फॉरवर्ड जब मेल आ जाए तो सबसे पहले आपने उसके अंदर होता है कि आप पेड इंक्वायरी कर सकते हैं कि आप एम्बेसी से पूछ सकते हैं कि हमारा प्रोसीजर कहाँ तक पहुँचा है। मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि नो स्ट्रेट फॉरवर्ड मेल के बाद वो आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट की मेल करते हैं। कोई भी आपसे रिक्वायरमेंट मांगते हैं, लेट्स सपोज वो कहते हैं आपकी बैंक स्टेटमेंट दुरुस्त नहीं है, आपके जो बैंक मैनेजर है उसने हमसे रब्ता नहीं किया स्टेटमेंट वेरिफिकेशन के लिए, TB टेस्ट का कोई इशू आ जाता है, या कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे मैरिज के हवाले से मांग सकते हैं। अगर डिपेंडेंट है वो कह सकते हैं कि आप अपने मज़ीद डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें, ठीक है। तो आपने एज सुन एज पॉसिबल 10 डेज़ का उसका टाइम होता है, उसमें आपने देना होता है। 10 डेज़ में से पहले अगर आप उसको प्रोवाइड करेंगे तो आपका केस स्पीडी होगा। अगर नहीं करेंगे तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके जो वीज़ा एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये तो हो गया कि आपने नो स्ट्रेट फॉरवर्ड में आपके साथ जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन मांगी है आपने उसको प्रोवाइड कर दिया है। अब लेट्स सपोज सम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको नो स्ट्रेट फॉरवर्ड मेल भी आ चुकी है लेकिन उन्होंने आपसे कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं मांगा, आप वेट कर रहे हैं। अब उसमें यह होता है कि आप बार बार उनको जो कहते हैं पूछताछ करते रहें, लेकिन उसका भी एक तरीकाकार है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने जो उनका एक टाइम फ्रेम है ना, उससे पहले उन्हें पेड इंक्वायरी नहीं करनी है। अच्छा, पेड इंक्वायरी इसमें आ जाती है। पेड इंक्वायरी क्या होती है कि आप अपने केस की पेड इंक्वायरी कर सकते हो। वो राउंड अबाउट 3-3.5 पाउंड उसका मेरे ख्याल से चार्ज होते हैं, ठीक है। तो पेड इंक्वायरी कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपका प्रायोरिटी वाइज वीज़ा था, प्रायोरिटी बेस्ड वीज़ा था, तो आप 7 डेज़ आपका टाइम फ्रेम है। 7 डेज़ से पहले अगर आपको मेल भी आ जाती है, आपने प्रायोरिटी वो पेड इंक्वायरी नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद आप लेट्स सपोज आपका जो टाइम फ्रेम था वो गुजर चुका है, अब आपने पेड इंक्वायरी उनको डालनी है। अच्छा, पेड इंक्वायरी जब भी आप डालेंगे तो आपको बता देंगे कि आपका केस इस वक्त किस जगह पे हम उसे प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोसेस हो चुका है, आपको डिसीजन रिसीव हो जाएगा जो भी है। लेट्स सपोज आप ये प्रोसेस कर रहे हैं। अब पेड इंक्वायरी में भी उन्होंने लिखा होता है कि आपने 15 to 20 डेज से पहले दोबारा इंक्वायरी नहीं डालनी, ठीक है। लेकिन इंसान बेचैन होता है, इंसान इंक्वायरी से इंक्वायरी डालता है, लेकिन उसका ये आपको ड्रॉबैक निकलता है कि वो आपका जो ना सारा डाटा ओवरलैप कर जाता है, वो फिर ना बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं, उन्हें
क्योंकि उन्होंने उसमें भी साफ साफ लिख दिया कि आपने बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना, आपने तभी पेड इंक्वायरी डालनी है जब वो आपका जो उसमें टाइम फ्रेम लिख दिया उसको आप क्रॉस कर देंगे। लेट्स सपोज 15 दिन उन्होंने लिखा है कि 15 दिन के बाद आप करें, तो 15 दिन जब गुजरेंगे तब आपने दोबारा एक पेड इंक्वायरी डाल देंगे, लेकिन उम्मीद है कि फर्स्ट के बाद ही आपको हो जाएगा। लेकिन मेजोरिटी केसेस में इसी वजह से ज़्यादा डिले आ जाता है क्योंकि वो बार बार पेड इंक्वायरी करते रहते हैं। तो लेकिन ये था NSF का सारा मामला कि नो स्ट्रेट फॉरवर्ड मेल क्यों आती है, वीज़ा में डिले क्यों होता है। अगर आप अपना केस स्मूथली और समझ बूझ के साथ उसको रन कर रहे हैं ना, आप कंसल्टेंट के साथ खुद भी कुछ नॉलेज रखते हैं, तो कभी भी ऐसा मसला नहीं होगा, ठीक है ना। कंसल्टेंट को मेजोरिटी पता ही नहीं होता इनको किसी चीज़ का ऐसा, ठीक है। आपको पता है कि यार बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट कब मैच्योर होनी है, ये चीज़ें आप उसको जब आप आपने केस फाइल कर दिया हो तो उसके ऊपर पूरी सर्च करें, ठीक है। तो अगर करेंगे तो आपकी बचत होगी, आप इन तमाम टेंशनों से बचे रहेंगे। आपको पता है अगर कंसल्टेंट आपको कहीं गलत भी गाइड करता है तो आप उसको कह सकते हैं यार ऐसे नहीं है, उसको ऐसे करें, ठीक है। मुख्तलिफ फेसबुक पे ग्रुप्स बने हुए हैं जहाँ लोग डिस्कशन करते हैं, जहाँ लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वहाँ जाकर भी आप उनसे रब्ता कर सकते हैं कि यार ऐसे ऐसे इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ। मैंने भी यहाँ से ही सीखा है, ठीक है ना। फेसबुक के ग्रुप्स है, वहाँ जाके मैंने कोई चीज़ मुझे कहीं मसला बनाया, मैंने उससे पूछा। जैसे मेरा थोड़ा सा आ गया था कि मेरे जो करेंसी थी वो नीचे जाने फ्लक्चुएट की है, तो मेरी स्टेटमेंट जो थी ना वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। अब मैं सोच रहा था क्या करूँ, पैसे डालूँ दोबारा से करूँ, तो ये मैंने वहाँ से उनसे जो गाइडेंस लिया वो बिल्कुल प्रॉपर थी। कंसल्टेंट जो होते हैं वो इतना अच्छा गाइड नहीं थे कर रहे, ठीक है। तो बेहतर यह है कि आप वहाँ से, क्योंकि वहाँ मुख्तलिफ लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया होता है, वो हर किसी को कोई ना कोई मसला निकला होता है, ठीक है। तो आप उनसे वो गाइडेंस लेंगे तो उम्मीद है कि आपका एक अच्छा केस फॉलोअप होगा। तो ये सारा मामला था। अगर फिर भी आपको किसी भी स्टेज पर कोई भी मसला होता है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं एज सुन एज़ पॉसिबल उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।